स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होता है? तो वो होता है आपका हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ हाउस, नॉर्मल घर। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास घर है, घर में सपोज 4 कमरे हैं या फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को भाड़े पे दे देते हैं, रेंट में दे देते हैं। ठीक है, तो जब रेंट में देते हैं तो 2 पार्टी हुआ, एक आप हुआ और एक आपका नया बंदा जो रहने के लिए आ रहा है। आप कहलाएंगे ओनर और आपके यहाँ जो रहने के लिए आ रहे हैं भाड़े पर, उसको बोला जाएगा टेनेंट। ठीक है, तो ये जो टेनेंट हमारे यहाँ रहेंगे तो रहने के बदले महीने का कुछ अमाउंट आपको पे करेंगे। ठीक है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड रेंट। ठीक है, और ये रेंट से रिलेटेड इनकम को रेंटल इनकम कहा जाता है। और रेंटल इनकम का किस तरीके से कैलकुलेशन होता है वही इस चैप्टर में सिखाया जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मतलब हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर, घर से कैसे इनकम करते हैं और उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट क्या है, मैं यहां पे पहले से लिख के रखा हुआ हूं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन करना है, कितने रुपए का इनकम हुआ आपके 1 साल का, जिसके ऊपर आप टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। तो ये निकालने के प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको शॉर्ट में जीएवी बोला जाता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिए, वहां से माइनस होता है ऑलवेज म्युनिसिपल टैक्स। सॉरी, ये मैंने म्युनिसिपल लिख दिया। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। ओनर ने उस हाउस प्रॉपर्टी के बदले में क्या म्युनिसिपल टैक्स पे किया है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करके जो फिगर आएगा, इस फिगर को बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। अभी एनएवी होने निकल जाने के बाद फिर 2 चीज माइनस करना पड़ता है। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% होता है एनएवी का। ठीक है, और इसका सेक्शन है 24A। और एक चीज माइनस होता है लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि आप जो घर बनाए होंगे, हो सकता है आपने बैंक से लोन लिया होगा और लोन लेके घर बनाए होंगे, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये दोनों चीजों को माइनस जब करेंगे, लास्ट में जो फिगर आएगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना नहीं आता है तो आई एम सॉरी, आप ये चैप्टर स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन आज मैं सिखाने वाला हूं। एक्चुअली आप स्क्रीनशॉट मार के इसको रख लीजिएगा। अभी मैं इसको मिटा के ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकालना सीखना है। अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने से पहले आपको कुछ चीज जानने हैं। क्या? रेंट। कितने टाइप के रेंट होते हैं? सबसे बड़ी बात, आप बोलोगे भैया ये कितने टाइप के रेंट होंगे सर? रेंट तो रेंट होता है, तो नहीं। इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से रेंट कई टाइप के होते हैं। असल में 4 तरीके से रेंट होता है। ठीक है, क्या? नंबर 1, सपोज करो मैं एक घर बना देता हूं। मान लेते हैं ये आपका घर है, छोटा सा घर है, मंदिर की तरह दिख रहा है लेकिन घर है। हाँ, तो एक हुआ आपका म्युनिसिपल रेंट, दूसरा हुआ फेयर रेंट, तीसरा हुआ स्टैंडर्ड रेंट, चौथा हुआ एनुअल रेंट। ठीक है, म्युनिसिपल रेंट, MR, FR, SR और AR, ऐसे 4 टाइप के रेंट होते हैं। अब ये 4 टाइप के रेंट में डिफरेंस क्या होता है? ये आपका घर है, आपके लोकेलिटी में है, आपका एरिया आपको पता होगा।
तो वो एरिया का एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक रेंट डिसाइड किया जाता है। मतलब आपका जो घर है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी वहां का एक रेंट डिसाइड करके रखे रहता है कि हाँ ये एरिया का रेंट ये होना चाहिए, इस एरिया का इस टाइप के घर का रेंट ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रेंट हुआ ये होगा एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से आपका घर का रेंट क्या होना चाहिए। ओके, फेयर रेंट एज पर योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में आसपास लोग किस तरीके का रेंट लेते हैं, किस अमाउंट का रेंट लेते हैं। ठीक है, ये हर एक लोकेलिटी के ऊपर ही रेंट डिसाइड होता है। सपोज कीजिए एकदम शहर के बीचों बीच अगर कोई घर है तो उसका रेंट ज्यादा होता है, और शहर से बाहर अगर कोई घर है तो उसका रेंट कम होता है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो आपके लोकेलिटी में जनरली क्या रेंट चल रहा है। स्टैंडर्ड रेंट क्या हुआ, एज पर रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। हर एक सिटी में एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होता है जिसका काम ही है हर एक एरिया का रेंट डिसाइड करना। तो आपका जो घर है जिसको आप भाड़े पे लगा रहे हैं उसका रेंट एज पर रेंट कंट्रोल अथॉरिटी कितना है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। अब ये एनुअल रेंट क्या होगा, तो क्या कहते हैं जब हमारे पास टेनेंट आता है तो क्या हम लोग टेनेंट से पूछते हैं कि भैया, या फिर टेनेंट से क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, लोकेलिटी से, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से पूछते हैं कि भैया कितना रुपया रेंट ले, नहीं पूछते। ओनर अपने हिसाब से एक रेंट डिसाइड कर देता है और टेनेंट को बोलता है कि ये अमाउंट आपको देना है। दैट रेंट इज कॉल्ड एनुअल रेंट। मतलब ये क्या हो गया, एज पर द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के जो मालिक है वो क्या रेंट डिसाइड कर रहे हैं। तो चार रेंट कौन हुए, म्युनिसिपल रेंट हुआ जो रेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया, फेयर रेंट जो आपके लोकेलिटी ने डिसाइड किया, स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने डिसाइड किया, और एनुअल रेंट जो आपने डिसाइड किया क्योंकि आप घर के मालिक हैं। अभी आप बोलोगे सर ये सब रेंट कहां से आएगा, तो टेंशन मत कीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये सारे रेंट दिए रहेंगे। अगर कोई रेंट नहीं दिया हुआ है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, यही समझिएगा कि वो रेंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रेंट हुआ। अब ये रेंट के बाद और दो चीज हम लोग को समझना है। क्या समझना है, ये सब चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी कैलकुलेशन आ रहा हूं ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए ये चार रेंट बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये टॉपिक बता रहा हूं आपको। अब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। अभी इसके अलावा और दो चीज हम लोगों को जानना है। क्या, वैकेंसी एंड अनरियलाइज्ड रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैकेंसी क्या है और अनरियलाइज्ड रेंट क्या है। ठीक है, ये सब चीज जब तक नहीं जानेंगे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। वैकेंसी का मतलब क्या होगा, सपोज कीजिए हम लोगों का जो पीरियड है वो ऐसे है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और रेंट डिसाइड हुआ है सपोज 2000 पर मंथ। ठीक है, तो हिसाब से 12 महीने का रेंट कितना होगा, 12 महीने का रेंट होगा, एनुअल रेंट होगा। एनुअल रेंट होगा आपका 2000 इंटू 12 करके 24,000 रुपया आपका एनुअल रेंट हुआ। ठीक है, लेकिन सपोज करो फरवरी और मार्च में आपका घर में ताला लगा हुआ था, आपके घर में ताला लगा हुआ था, लॉकडाउन था आपका घर। ठीक है, तो ताला लगा हुआ था, तो क्या आपको ये 2 महीने का रेंट मिलेगा? जवाब होगा नहीं। क्यों? ताला लगा हुआ है, कोई नहीं रह रहा है, ना आप रह रहे हैं ना आपका कोई टेनेंट है, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। दैट इज कॉल्ड वैकेंसी, मतलब भाड़े पे लगा ही हुआ नहीं है, बंद है, कोई काम का नहीं है, ना खुद यूज कर रहे हैं ना किसी को भाड़े पे दिया। दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। ओके, और अनरियलाइज्ड रेंट क्या हुआ, सपोज करो आपका जो टेनेंट था वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक रहा। ठीक है, लेकिन
उसने जनवरी का पैसा पेड नहीं किया। टेनेंट था घर में लेकिन रेंट नहीं दिया, तो बोला जाएगा कि 1 महीने का रेंट नॉट पेड है, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट है। तो अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी में क्या डिफरेंस हुआ? वैकेंसी मतलब हुआ लॉक्ड आउट पीरियड, मतलब घर बंद है, और अनरियलाइज्ड रेंट मतलब क्या? घर बंद नहीं है, भाड़े पे दिया हुआ है, हमारा भाड़ादार मुझे पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, किसी रीजन की वजह से। दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन प्रोसीजर में। तो जब कैलकुलेशन प्रोसीजर में जाएंगे तो क्या करना है हम लोगों को असल में 4 केसेस में कैलकुलेशन होते हैं। 4 केसेस में कैलकुलेशन होते हैं। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ये 4 सिचुएशन है। ये चारों सिचुएशन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, पहला सिचुएशन क्या है? नो वैकेंसी, नो अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब ना वैकेंसी है साल में 1 महीना भी, और ना अनरियलाइज्ड रेंट है, मतलब 12 महीने का 12 महीना घर भाड़े पे लगा हुआ है, मतलब वैकेंसी नहीं है, और हमारा टेनेंट इतना ईमानदार है कि टाइम टू टाइम हमारा पैसा पे कर देता है, इसलिए नो वैकेंसी, नो अनरियलाइज्ड रेंट। ओके, फिर दूसरा, वैकेंसी बट नो अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब आपका घर है जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक भाड़े पे लगा है, मार्च में भाड़ा पे नहीं लगा। तो मार्च में भाड़े पे नहीं लगा, इसका मतलब मार्च में वैकेंसी है। तो आपका टेनेंट कितने महीने के लिए आपके पास रह रहा है? 11 मंथ्स के लिए। ठीक है, मतलब वैकेंसी है लेकिन 11 मंथ्स के लिए जब वो रह रहा है तो 11 महीने का पैसा आपको लेकिन मिल जा रहा है, मतलब आपका टेनेंट जितने महीने भी रहा उसका पैसा आपको दे दिया, मतलब अनरियलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो वैकेंसी है लेकिन अनरियलाइज्ड, वैकेंसी है बट अनरियलाइज्ड नहीं है। थर्ड सिचुएशन, नो वैकेंसी बट अनरियलाइज्ड, अप्रैल से लेके मार्च तक कंटिन्यू हमारा टेनेंट हमारे पास भाड़े में रह रहा है, नो वैकेंसी, लेकिन उसने लास्ट के 2 महीने का पैसा हमें नहीं दिया, मतलब अनरियलाइज्ड। वैकेंसी नहीं है लेकिन अनरियलाइज्ड है। और थर्ड वाला फोर्थ केस क्या है? बोथ वैकेंसी एंड अनरियलाइज्ड, वैकेंसी भी और अनरियलाइज्ड है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था। जनवरी से लेके अप्रैल से लेके मार्च तक का हम लोगों का पीरियड है। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक भाड़े पे लगा है, फरवरी मार्च खाली है, तो इसका मतलब 2 महीने वैकेंसी हो गया। तो 12 महीने में से 2 महीने गया तो 10 महीना तो भाड़े मिलना चाहिए ना हमें, लेकिन हमारे टेनेंट ने लास्ट का जनवरी महीने का पैसे नहीं दिए, मतलब 10 महीने के लिए हम लोग भाड़े पे दिए क्योंकि 2 महीने का वैकेंसी हो गया, लेकिन बंदा 10 महीने का पैसा हमें नहीं दिया, 1 महीने का पैसा नहीं मिला है हमें, तो बोला जाएगा कि 1 महीने का अनरियलाइज्ड है। तो वैकेंसी भी है एज वेल एज अनरियलाइज्ड भी है। अभी क्या करना है? तो आपको स्टेप 1, ये वाला सिचुएशन में जाता हूं, स्टेप 1। ठीक है, क्या कीजिए? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ERV, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, मैं लिख ही देता हूं ना, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ये एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कैसे निकलेगा? म्युनिसिपल रेंट लीजिए। ठीक है, म्युनिसिपल रेंट को म्युनिसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, एनुअल वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं। तो म्युनिसिपल रेंट लीजिए, इसको फेयर रेंट से कंपेयर कीजिए, दोनों में जो हायर वैल्यू होगा उसको निकालिएगा। ठीक है, ये दोनों में जो बड़ा वैल्यू होगा उसको निकालिएगा।
फिर इसको क्या कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंज से कंपेयर कीजिएगा। दोनों में जो लोअर आएगा वो होगा लोअर इज ERV। जो लोअर निकलेगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू होगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, म्युनिसिपल रेंट फेयर रेंट में कंपेयर कीजिएगा। जो बड़ा होगा, बिग वैल्यू होगा, हायर वैल्यू होगा, उसको लीजिएगा। उस वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कीजिएगा। कंपेयर करने के बाद दोनों में जो छोटा वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड ERV। ओके, और सारे सिचुएशन में स्टेप वन सेम एज केस वन, सेम ऐसे ही निकलेगा। इसका स्टेप वन सेम एज केस वन। ठीक है, फिर इसमें स्टेप वन सेम एज केस वन, मतलब आपका जैसे यहां पे ERV निकला है, यहां भी ऐसे ही ERV निकलेगा, यहां भी ERV वैसे ही निकलेगा, यहां भी ERV ऐसे ही निकलेगा। मतलब स्टेप वन चारों सिचुएशन में सेम टू सेम है। अभी चलते हैं स्टेप टू। स्टेप टू क्या है, जो ERV निकला है, ERV निकला है ना यहां पे ERV, ये ERV को एनुअल वैल्यू से कंपेयर कीजिए। ERV और एनुअल वैल्यू में जो हायर होगा, हायर वैल्यू इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दोनों में जो हायर होगा वो क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ओके, हाँ तो चलते हैं यहाँ पे। ये तो रहा हमारा केस वन। केस वन में क्या करना है, स्टेप वन है ERV निकालना। ERV कैसे निकलेगा, म्युनिसिपल रेंट फेयर रेंट में हायर वैल्यू लेंगे और उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। जो लोअर होगा वो ERV होगा। फिर ये ERV को एनुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। एनुअल वैल्यू मतलब वही एनुअल रेंट, उससे कंपेयर करेंगे। जो हायर निकलेगा वो आपका GAV हो जाएगा। ओके, ठीक है। और स्टेप वन सारे केसेस में सेम है। अभी सेकंड सिचुएशन, इसमें चलते हैं स्टेप टू। ठीक है, ERV तो निकल चुका है ना यहाँ पे, क्योंकि सेम ऐसे ही ERV निकालना है। तो करना क्या है, ERV लेना है, उसको एनुअल रेंट से कंपेयर करना है और हायर वैल्यू निकालना है। दोनों में जो हायर होगा वो निकालना है। और यहां भी निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे ना वैकेंसी है ना अनरियलाइज्ड है, लेकिन यहां पे वैकेंसी है। तो आपको क्या कर देना है, लेस वैकेंसी पीरियड रेंट माइनस कर देना है। वो माइनस करके जो फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड GAV। वैकेंसी माइनस करके जो फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड GAV। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, कौन सा कंडीशन, वैकेंसी है लेकिन अनरियलाइज्ड नहीं है। मतलब पहले तो ERV निकालना है, फिर ERV को एनुअल रेंट से कंपेयर करना है, हायर वैल्यू निकालना है और हायर वैल्यू से वैकेंसी पीरियड रेंट माइनस कर देना है। ये वैकेंसी पीरियड रेंट क्या होता है, मान लेते हैं 2000 रुपए अगर के रेंट है और 2 महीने के लिए वैकेंसी है, तो 4000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, वैकेंसी पीरियड रेंट होगा। ओके, अभी चलते हैं नो वैकेंसी बट अनरियलाइज्ड। यहां पे क्या करना है, स्टेप वन तो सेम है, मतलब ERV निकालना है। ठीक है, और ERV निकालने का प्रोसेस मैंने यहां दिया है। स्टेप टू, इसमें क्या करना है, आपको ERV लेना है और एनुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करके जो फिगर आएगा वो लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ERV कहां से आएगा, स्टेप वन में हम लोगों ने ERV निकाल लिया है। ERV में को एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट करके जो फिगर आएगा वो फिगर लेंगे। दोनों में जो हायर होगा, हायर वैल्यू इज GAV। दोनों में जो हायर होगा वो आपका GAV होगा। ठीक है, अभी चलते हैं केस फोर में। केस फोर में क्या चक्कर है, वही स्टेप वन तो सेम टू सेम है। स्टेप टू क्या सिचुएशन था, सिचुएशन था बोथ वैकेंसी एंड अनरियलाइज्ड। वैकेंसी भी है और अनरियलाइज्ड भी है। क्या करना है, ERV लेना है। क्यों, स्टेप वन में ERV हम लोगों ने निकाल लिया है और अनरियलाइज्ड भी और वैकेंसी भी है। मतलब एनुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कीजिए, फिगर निकालिए। दोनों में जो हायर वैल्यू है
वो लीजिए जो आएगा, ठीक है। पहले यहां पे देखिए वही जीएवी हो गया था, लेकिन जो आएगा वहां से माइनस करना है क्या, लेस वैकेंसी पीरियड रेंट। माइनस करेंगे, माइनस करके जो आएगा दैट इज योर जीएवी। जो आया वो आपका जीएवी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, लेकिन ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जीएवी का, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग ने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, नहीं मारे होंगे तो पीछे जाइए, पीछे जाके पॉज करके स्क्रीनशॉट मारिए। अभी एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। कैलकुलेट जीएवी, कैलकुलेट जीएवी, जीएवी निकालना है। तो मैं लेता हूं हाउस, मैं ऐसा करता हूं H1 हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। मैं 4 घर लेता हूं, ठीक है। 4 घर का इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है। पर्टिकुलर्स क्या, म्युनिसिपल रेंट लेता हूं, ठीक है। नंबर 1 म्युनिसिपल रेंट है हमारा 20,000, 24,000। मैं रैंडमली कुछ फिगर ले रहा हूं, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को। फेयर रेंट 30,000, 26,000, 42,000, और यहां मैंने डैश कर दिया, हमारे पास फेयर रेंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, डैश दे देगा या फिर ऐसे लिख देगा क्वेश्चन में, नॉट एंड ए नॉट अवेलेबल, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर स्टैंडर्ड रेंट मैं यहां पे नॉट अवेलेबल कर देता हूं, 30,000, 36,000, 32,000, सॉरी ये 40,000 लेता हूं, हाँ। फिर एनुअल रेंट 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, मैं सबका 40,000 कर देता हूं, ठीक है। 40,000 नहीं करता, 48,000 करता हूं। 48,000 इसलिए कर रहा हूं ताकि डिवाइड करने में इजी हो, ठीक है। और मैं लेता हूं वैकेंसी और अनरियलाइज्ड। अभी वैकेंसी ये मंथ्स में मैं बोल रहा हूं, हाँ, मंथ्स में। तो मंथ्स में यहां डैश करता हूं, डैश करता हूं। अगर डैश डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नो वैकेंसी नो अनरियलाइज्ड। 1 month dash vacancy but no unrealized, dash and 2,000 no vacancy but unrealized, और 2 months and 4,000 both vacancy and unrealized, ठीक है। कैलकुलेट क्या है, जीएवी, जीएवी आपको निकालना है ऐसा सिचुएशन में। तो चलिए करते हैं। वो तो मैंने आपको चार्ट बेसिस में मैंने बताया, कंपैरिजन बेसिस पे। एग्जाम में वैसे नहीं करना है, एग्जाम में करने का एक प्रोसीजर है, क्या, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, हाउस 1 का करता हूं, पहले हाउस 1 का करता हूं। क्या लेना है, पहले क्या करना है, स्टेप 1 का काम कंप्लीट करना था। और स्टेप 1 चारों का चारों केसेस में सेम है, मतलब फाइंड एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ईआरवी निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है, म्युनिसिपल रेंट लेना है, रुपीस कितना, 20,000। कहां से ले रहा हूं मैं, ये यहां रहा, ठीक है। फिर क्या लेना था, फेयर रेंट कितना, 30,000 रुपीज, 30,000। असल में मैं इसको एनए नहीं करता हूं, इसको 30,000 लिखता हूं और यहां एनए करता हूं, ताकि ज्यादा चीज अच्छे से समझा पाऊं। फिर क्या करना था, याद कीजिएगा, पहले आप कॉपी करके उसको रख लेंगे ना वो रूल्स को, तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। ये दोनों में हायर वैल्यू लेना था, मतलब हायर बिटवीन, और यहां पे केस 1 वाला सिचुएशन है, देखिए नो वैकेंसी नो अनरियलाइज्ड, केस 1 के हिसाब से करना है। तो हायर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में हायर कितना, ए और बी में हायर, क्योंकि इन दोनों में हायर लेना है सबसे पहले। कितना है हायर, रुपीज 30,000। फिर क्या लेना था, जो हायर वैल्यू आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट कितना था हमारा, अभी स्टैंडर्ड रेंट था हमारा 30,000 रुपए, तो 30,000 लिए। इन दोनों में क्या करना था, इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपका होगा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो दोनों इक्वल आ गए। सपोज करो ये 30 होता, ये 29 होता, तो 29,000 लेते, जो छोटा होगा उसको लेना है। तो ई नंबर में एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कैसे निकलेगा,
लोअर बिटवीन कौन सा, सी और डी के बीच, लोअर ये दोनों के बीच, सी एंड डी कितना आएगा, ₹30,000 ही आएगा। उसके बाद एफ, अभी ये स्टेप 1 खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोगों को लिखना नहीं है यहां पे स्टेप 1, ठीक है। तो जो ईआरवी आया इसको किससे कंपेयर करना था, एनुअल रेंट से कंपेयर करना था। एनुअल रेंट कितना है, 48,000। फिर इन दोनों में क्या देखना था, इन दोनों में जो हायर होगा वो लेना था, और वही जीएवी होता है। आप रूल में पीछे जाके देख सकते हैं, जीएवी कितना होगा, हायर बिटवीन कौन सा, ई एंड एफ, कितना आएगा, दोनों में बड़ा कौन है, 48,000। यही आपका क्या हो गया, जीएवी आ गया। और इसी जीएवी को लेके हम लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाना है, ठीक है। ये 4 सिचुएशन में मैं एक काम करता हूं, हाउस 4 फिर सिखाता हूं। आप एक बार हाउस 2 हाउस 3 का मैं इधर आंसर बोल दूंगा, आप लोग इसको बना के घर में देखना कि आंसर मैच कर रहा है। अगर समझ में आ जाए तो आपको अच्छे से मतलब आंसर आ जाए तो समझ लीजिएगा समझ में आ गया, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा आपका, आंसर इसका तो मैं नहीं दे रहा हूं, इसका आंसर तो छोड़ो, मैंने बना ही दिया है। इसका आंसर और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं। इसका आंसर ठीक है, मैं कितना आएगा आपका, 26,000, 48,000 और इसका आंसर आएगा 44,000, ठीक है। और इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 46,000, ठीक है। आप लोग बना के एक बार देखना। इसका मैं नहीं दे रहा हूं, इसका मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इन दोनों का तो बना ही दिया, सॉरी पहले का बना दिया, दूसरा का बना रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर से वापस से स्टार्ट करते हैं। ये वाला कंडीशन, कौन सा कंडीशन, ये लास्ट वाला। इसमें क्या है, वैकेंसी भी है, अनरियलाइज्ड रेंट भी है। क्या करना है, नंबर ए, म्युनिसिपल रेंट लेना है। कितना है म्युनिसिपल रेंट, 40,000। फिर बी क्या लेना है, फेयर रेंट लेना है। कितना है, नॉट अवेलेबल। फिर सी नंबर में क्या करना था, हायर लेना था, दोनों के बीच, हायर बिटवीन ए एंड बी। कितना आएगा, वही 40,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर डी क्या करना था, स्टैंडर्ड रेंट लेना था। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 32,000 रुपीज, 32,000। फिर क्या करना था, ये दोनों में लोअर लेना है, आ जाएगा ई आर भी, लोअर बिटवीन कौन सा, सी एंड डी। सी एंड डी में जो लोअर होगा कितना आएगा, ये ₹40,000, 32,000 में कौन सा आएगा, 32,000। अब इसको क्या करना है, क्योंकि ये सिचुएशन क्या है, फोर्थ केस है। फोर्थ केस मतलब वैकेंसी भी है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। मतलब एफ नंबर में क्या करना था, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। तो एनुअल रेंट कितना था, एनुअल रेंट है 48,000 और अनरियलाइज्ड रेंट कितना था, 4,000। तो करके लेना है हम लोगों को ₹44,000। फिर क्या करना था, ईआरवी और एनुअल रेंट में जो हायर है वो लेना है। तो दोनों में हायर कौन है, जी नंबर में, ध्यान से देखिएगा, जी नंबर में हायर बिटवीन कौन सा, ई एंड एफ, ई एंड एफ। कितना आएगा, ₹44,000। अब ये 44,000 में से क्या माइनस करना है, लेस वैकेंसी पीरियड रेंट। अभी वैकेंसी पीरियड रेंट कितना महीना था, 2 महीने का था। तो आपको 2 महीने का रेंट निकालना पड़ेगा। तो 1 साल का रेंट कितना था, 1 साल का रेंट था 48,000, था ना 48,000। तो 48,000 लीजिए, डिवाइडेड बाय 12 कीजिए, इंटू 2 कीजिए, आपका आएगा 8,000। माइनस करेंगे तो 36,000 आपका क्या हो जाएगा, जी ए भी आएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा हाउस 1 का सॉल्यूशन, मैंने मिटा दिया था। हाउस 4 का भी सॉल्यूशन, हाउस 2 का क्वेश्चन मैंने दिया है, हाउस 3 का क्वेश्चन दिया है, दोनों का आंसर मैं बता चुका हूं। आप ये आंसर को मिलाइए, बनाइए सम्स, ठीक है। जीएवी का कैलकुलेशन समझिए, ठीक है। मैं एक बार आंसर फिर से देख लेता हूं कहीं गलत ना हो। दोनों में है 26,000, 48,000 एकदम सही है। इन दोनों में 42, 36
हाँ ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू कल इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।